शुरू करते हैं अ हॉर्समैन इन द स्काई बाय एम्ब्रोस बियर्स। आइए बैकग्राउंड देखते हैं सबसे पहले इसका। द स्टोरी अ हॉर्समैन इन द स्काई वॉज पब्लिश्ड इन 1889 इन द संडे एडिशन ऑफ द एग्जामिनर, अ सैन फ्रांसिस्को बेस्ड न्यूज़पेपर। सबसे पहले ये स्टोरी पब्लिश हुई थी 1889 में। पब्लिक कहाँ हुई थी? तो न्यूज़पेपर है जिसका नाम था द एग्जामिनर, और ये सैन फ्रांसिस्को से निकलता था। ये द एग्जामिनर में वो ख़ुद जो ऑथर हैं इसके, एम्ब्रोस बियर्स, वो इसमें काम भी करते थे। तो इसमें कई स्टोरी जिनकी पब्लिश हुई थी। आगे आते हैं इसके। द स्टोरी इज सेट इन वर्जीनिया इन द ईयर 1861। इस स्टोरी की जो सेटिंग है, यानी कि जो जिस समय का ये घटना इसमें दिखाई गई है, वो 1861 का समय है। और ये समय क्या है? द इनिशियल ईयर ऑफ अमेरिकन सिविल वार। और ये 1861 में हो क्या रहा था? तो अमेरिका में सिविल वार चल रहा था। सिविल वार का मतलब होता है कि एक ही देश के नागरिक, एक ही देश के लोग जब आपस में लड़ते हैं तो उसको सिविल वार कहते हैं। कोई दूसरा देश उसमें दुश्मन नहीं होता, बल्कि अपने ही देश के लोग आपस में दुश्मन हो जाते हैं, तो इसको सिविल वार कहते हैं। इट वॉज ए टाइम व्हेन द स्टेट्स वेर टेकिंग साइड्स ऑफ द वार एंड देयर वेर राइट्स एंड डिस्टर्बेंसेज एवरीवेयर। ये समय था जब सिविल वार चल रहा था, तो उस समय का ये दौर था या समय था कि अमेरिका के अलग अलग जो राज्य हैं, जैसे हम इंडिया में अलग अलग राज्य हैं, वैसे उसमें भी अलग अलग जो राज्य हैं अमेरिका में, वो अलग अलग पक्ष को ले रहे थे। कोई इस साइड को सपोर्ट कर रहा था, कोई दूसरे वाले साइड को सपोर्ट कर रहा था। तो इस तरह से लोग बटे हुए थे, इसलिए हर जगह राइट्स यानी कि दंगे हो रहे थे, डिस्टर्बेंसेस यानी कि हर जगह इस तरह से परेशानियाँ थी, डिस्टर्बेंस था, अफरा तफरी थी। वर्जीनिया एंड वेस्ट वर्जीनिया had differences in their political opinion and hence were at war against each other। दो स्टेट की बात है इस स्टोरी में, एक वर्जीनिया है और एक वेस्ट वर्जीनिया है। तो ये दोनों स्टेट्स के जो लोग थे उनका पॉलिटिकल ओपिनियन, राजनीतिक विचार अलग अलग था, इसलिए दोनों अलग अलग गुट की तरफ थे, इसलिए ये एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ रहे थे। अबाउट द ऑथर। Born in 1842, Ambrose Gwynedd Bierce was an American short story writer। देखो, इनका जन्म हुआ था 1842 में, और ये अमेरिका में ही पैदा हुए थे, और ये अमेरिका के शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी कि छोटी कहानियाँ लिखते थे। फिर क्या थे? जर्नलिस्ट थे, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में जर्नल लिखते थे, पोएट थे, कवि भी थे। अमेरिकन सिविल वार वेटरन, अमेरिका में जो सिविल वार हुआ था उसका वेटरन थे। वेटरन का कहते हैं उसको कि जो सिविल वार में शामिल हुआ हो और वहाँ से फिर सिविल वार के ख़त्म होने पे ज़िंदा बच के आया हो। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी वार में पार्टिसिपेट करने गया हो और वहाँ से ज़िंदा बच के आया हो, तो उसको वेटरन कहा जाता है। वैसे नॉर्मल वेटरन शब्द का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा अनुभवी, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, अनुभव हो। तो वार वेटरन भी इस तरह से हो जाता है कि वार में से वापस लौट के आया है, तो उसके पास वार का बहुत सारा एक्सपीरियंस है। हिज बुक द डेविल्स डिक्शनरी वाज नेम्ड एज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट मास्टरपीसेज ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। जो उनकी बुक है द डेविल्स डिक्शनरी, ये बड़ी उनकी अच्छी फेमस बुक थी। अमेरिका के जब 100 सबसे अच्छे अमेरिकन लिटरेचर वाली बुक्स को कलेक्ट किया गया, तो उसमें से इनकी बुक भी शामिल थी, ये वाली द 100 डिक्शनरी। इसको याद रखना, यूट्यूब में क्वेश्चन में आ सकता है। हिज मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरी इंक्लूड, जो सबसे उनके ज़्यादा फेमस यानी मशहूर जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उनमें शामिल है क्या क्या? एन अकरेंस एट आउल क्रीक ब्रिज, तो ये नाम है एन अकरेंस एट आउल क्रीक ब्रिज, ये नाम याद रखना। दूसरी है वन ऑफ द मिसिंग, ये भी है। तीसरी है चिकमाउगा, और फोर्थ जो हम लोग खुद पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अ हॉर्समैन इन द स्काई।
तो ये याद रखना, इन फेमस स्टोरीज के नाम को। यहाँ से भी यूटी में क्वेश्चन बनेगा, पूछ देगा इसमें से कौन इनके द्वारा लिखी है या कौन इनके द्वारा लिखी हुई नहीं है। आगे आते हैं स्टोरी ब्रीफ पे। A horseman in the sky narrates the story of a young man from the southern part of Virginia who joins the Union Army of the North and fights against his own state. हॉर्समैन इन द स्काई एक ऐसे युवा लड़के की, युवा आदमी की कहानी है जो साउथ वर्जीनिया का है, साउथ पार्ट ऑफ वर्जीनिया का है, लेकिन यूनियन आर्मी को ज्वाइन करता है और अपने ही स्टेट के ख़िलाफ़ लड़ता है। जिस ओपिनियन के सपोर्ट में उसका स्टेट था, ये लड़का उस ओपिनियन के अगेंस्ट में जा कर के लड़ता है। वन आफ्टरनून ही फाइंड्स अ मैन ऑन हॉर्सबैक स्टैंडिंग ऑन क्लिफ अपोजिट टू हिज। एक दिन दोपहर के बाद के समय में जब वो ड्यूटी पे था तो एक पाता है कि जिस पहाड़ी पे वो ड्यूटी दे रहा है उसके ठीक अपोजिट, ठीक सामने वाली पहाड़ी पे एक आदमी घोड़े पे खड़ा हुआ है। व्हाट फॉलोज इज़ a tale of courage, sacrifice, patriotism, and most of all, a narrative on the destructive impact of war. और जब वो देखता है घोड़े पे सवार व्यक्ति को तो उसके बाद जो होता है वो बड़ी ही करेज, साहस का मामला है, सेक्रीफाइस, बलिदान की बात है, पैट्रियटिज्म, अपने देशभक्ति की बात है। और इससे भी जो सबसे बड़ी बात है इन सबसे ऊपर उठकर वो कि डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ वार, वो ये दिखाता है कि युद्ध की विनाशकारी प्रभाव क्या युद्ध के विनाशकारी प्रभाव कैसे हो सकते हैं। वार्म अप। वी फ्रीक्वेंटली कम अक्रॉस न्यूज़ ऑफ वार्स एंड कन्फ्लिक्ट्स इन न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविज़न। हम अक्सर देखते हैं कि युद्ध के और आपस में लड़ाई झगड़े की, झड़प की खबरें न्यूज़पेपर में और टेलीविज़न में आती रहती हैं। Why do you think the countries or states fight against each other? फिर सवाल कर रहे कि आपको क्या लगता है कि कोई दो देश अगर आपस में लड़ रहे हैं या फिर कोई दो स्टेट आपस में लड़ रहे हैं तो इसके पीछे का रीज़न क्या होगा? What impact do these wars and conflicts have on people in general? आमतौर पे जो लोग रहते हैं उन देशों में और उन स्टेट्स में जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं उसका लड़ाई का प्रभाव वहाँ के लोगों पे क्या पड़ता है। एंड ऑन द सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज इन पर्टिकुलर, और ख़ास करके जो सिपाही उस लड़ाई में भाग लेते हैं उन सिपाहियों के जीवन पे और उन सिपाहियों के परिवार पे क्या प्रभाव पड़ता है। डिस्कस इन ग्रुप बना के इस पर चर्चा करिए। Read the story about Carter Drews who is faced with a difficult situation. अब यहाँ से कहानी शुरू होएगी। कह रहे कि कहानी पढ़िए कार्टर ड्रूस की। कार्टर ड्रूस वो व्यक्ति है, वो आदमी है जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, ये प्रोटैगनिस्ट है इसका। कह रहे कि उसकी कहानी पढ़िए और देखिए कि कैसे एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करता है, वो बड़ी कठिन परिस्थिति को सामना करना पड़ता है उसे। अब स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। वन सनी आफ्टरनून इन ऑटम ऑफ ईयर 1861 अ सोल्जर वॉज हाइडिंग बिहाइंड अ थिकेट एंड टॉप ऑफ अ क्लिफ। एक दिन सनी आफ्टरनून है, यानी कि दोपहर के बाद का समय है, आकाश में धूप निकली हुई है। ऑटम ऑफ द ईयर, जो ऑटम का समय चल रहा है, यानी पतझड़ का समय चल रहा है, 1861 का टाइम है। एक सोल्जर, एक सिपाही, हाइडिंग बिहाइंड अ थिकेट ऑन टॉप ऑफ अ क्लिफ, एक सोल्जर जो है वो हाइडिंग, छुपा हुआ है, बिहाइंड अ थिकेट, एक झाड़ी के पीछे, ऑन टॉप ऑफ अ क्लिफ, एक छोटी सी तीखी ढाल वाली पहाड़ी है, उसके ऊपर वो छुपा हुआ है। ही वॉज लेइंग फ्लैट ऑन हिज स्टमक विथ हिज राइट हैंड होल्डिंग ऑन टू द राइफल एंड हिज हेड रेस्टिंग ऑन हिज लेफ्ट हैंड। उसकी पोजीशन क्या है कि वह झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, ड्यूटी दे रहा है और लेट करके, पीठ के बल लेट करके वो ड्यूटी दे रहा है। एक हाथ, जो बायां हाथ है उसका, वो ज़मीन पर रखा है, उसके ऊपर अपना सिर टिकाए हुए है और दाहिने हाथ में अपना वो राइफल पकड़े हुए है। ही इज़ द सेंटिनल ऑफ द आर्मी बिलो
who was sent out by his officers to look out if any enemy is approaching them। वो वहाँ पे सेंटिनल है। सेंटिनल का मतलब होता है प्रहरी या संतरी। इसका काम होता है कि जब पूरी सेना सो रही है तो उसमें से एक दो लोग या चारों तरफ उसके कुछ लोग पहरा देते हैं कि बाकी लोग सुरक्षित सो सकें, तो उसको सेंटिनल कहते हैं। तो वो प्रहरी है, पहरा दे रहा है, जो उसके ऑफिसर के द्वारा वहाँ पे भेजा गया है ये देखने के लिए कि कोई दुश्मन की सेना या दुश्मन तो वहाँ नहीं आ रहा है। बट नाउ ही ले अस्लीप ड्यूरिंग हिज ड्यूटी। लेकिन अभी वो चूँकि लेट करके ड्यूटी दे रहा है तो वो थके होने के कारण वो नींद में सो जाता है अपनी ड्यूटी पे। A road that ran alongside below the cliff turned southward in a zigzag manner and disappeared into the forest। जिस पहाड़ी पे वो बैठा हुआ है, दे रहा है ड्यूटी, वहाँ पे नीचे ज़मीन पे उसके फुट पे क्या है, एक रोड है। दैट टर्न alongside below the cliff, जो उस पहाड़ी के नीचे की तरफ जा रही है, यानी पहाड़ी से नीचे उतर के बिलो द क्लिफ, पहाड़ी जिस पर बैठा वहाँ से नीचे उतरती हुई एक रोड है। टर्न साउथवर्ड, जो फिर नीचे उतरने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ती है। इन अ जिगजैग मैनर, टेढ़े मेढ़े रास्तों में। एंड डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट, और फिर जंगल की तरफ जाकर के रास्ता जंगल में गायब हो जाता है, वहाँ से दिखता नहीं आगे। ही क्रॉस द क्लिफ ऑन विच दिस सोल्जर वॉज पोस्टेड। There was another cliff that had a rock on top of it and it was more than 1,000 feet above the ground। कि जहाँ पे वो जिस पहाड़ी पे बैठ करके वो ड्यूटी दे रहा है, मान लो यहाँ एक पहाड़ी है ऐसे, और इस पे बैठ करके वो ड्यूटी दे रहा है यहाँ पे, तो इसके ठीक अपोजिट में यहाँ दूसरी तरफ एक दूसरी पहाड़ी है, और ये इसके ऊपर का पोर्शन जो यहाँ का है, वहाँ पे एक चट्टान सा, फ्लैट चिकना चट्टान सा बड़ा सा पड़ा हुआ है। और इस टोटल की यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई बोल रहा है कि लगभग 1000 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है इसका। बिलो द फॉर्मर क्लिफ ले 5 रेजिमेंट्स ऑफ फेडरल इन्फेंट्री। जो पहली वाली पहाड़ी है नहीं जिस पे कि बैठ करके वो ड्यूटी दे रहा है, उसके नीचे 5 रेजिमेंट्स हैं, 5 सेना की टुकड़ियां हैं। रेजिमेंट सेना की एक टुकड़ी का नाम होता है जिसमें कुछ सैनिक फिक्स होते हैं कि इतनी संख्या होती है एक रेजिमेंट में। तो 5 रेजिमेंट्स उसकी फेडरल इन्फेंट्री की। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक, जो पैदल चल के लड़ाई करते हैं। तो पैदल सेना की 5 रेजिमेंट्स वहाँ पे हैं। दे हैड बीन मार्चिंग ऑल प्रीवियस डे एंड नाइट एंड वे आर नाउ रेस्टिंग। वो वहाँ पे नीचे हैं और पिछले पूरे रात और पूरे दिन वो चलते रहे हैं और अब वहाँ पे आराम कर रहे हैं। वंस द नाइट कम्स, रात और दिन वो चल के आए हैं, ऐसे बोलना चाहिए कि दिन और रात चल के आए हैं, अभी फिर से दिन है। दिन में चलना शुरू किया, दिन चला, फिर रात चला, अभी फिर दिन है। तो दिन के टाइम में वहाँ वो आराम कर रहे हैं। वंस द नाइट कम्स, अब एक बार फिर से जब रात आएगी, दे वुड बी बैक ऑन द रोड अगेन, तो फिर से वो चलना शुरू कर देंगे, रास्ते पे आ जाएंगे और चलना शुरू करेंगे। क्लाइम द प्लेस वेयर देयर सेंटिनल नाउ स्लेप्ट, और वो चलना शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे, किधर आएंगे, उनका प्लान क्या है, वो ये है कि जहाँ पे वो सेंटिनल यानी कि कार्टर रूफ्स जहाँ पे वो ड्यूटी दे रहा है लेट करके, उस दिशा की तरफ आएंगे, ऊपर चढ़ेंगे उसी तरफ से वो। एंड देन डिसेंडिंग ऑन अदर साइड, और फिर वहाँ पे चढ़ कर के ऊपर आएंगे, फिर वहाँ से नीचे उतरेंगे दूसरी तरफ। जैसे ये पहाड़ी है, यहाँ वो अगर आराम कर रहे हैं, यहाँ कार्टर रूस है, तो इधर से चढ़ के ऊपर आएंगे और यहाँ से दूसरी तरफ ऐसे उतर जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उतरने के बाद दे वुड कैप्चर द कैंप ऑफ द एनिमी एट मिडनाइट, और उनका प्लान है कि दूसरी तरफ उतरेंगे और दूसरी तरफ वाली जो पहाड़ी है उसके अपोजिट वाली, उधर जो है उनकी दुश्मन की सेना है, तो आधी रात में ही जा कर के अपने दुश्मन की सेना पर अटैक करके उन पे वो कब्जा कर लेंगे। देयर होप वॉज टू सरप्राइज द एनिमी फॉर द रोड लेड टू द बैक ऑफ द एनिमीज कैंप,
उनका जो ये प्लान है, जो उम्मीद है वो ये है कि वो अपने दुश्मन पे सरप्राइज़ अटैक करेंगे, यानी दुश्मन समझ नहीं पाएगा कि हम पे कब कैसे अटैक हो गया, क्योंकि जो रोड, जिस रोड से उतरने का प्लान है वो रोड दुश्मन के कैंप के पीछे साइड की तरफ जाता है। फिर कह रहे हैं कि इफ़ दे फेल इट वुड बी डेंजरस फॉर देम। अगर वो अपने अभियान में फेल हो जाते हैं, यानी कि वो दुश्मन पे अटैक करके उनको जीत नहीं पाते हैं, तो ये उनके लिए बड़ा डेंजरस होगा, यानी कि इससे उनको बहुत ख़तरा है और वो सब मारे भी जा सकते हैं। एंड इफ़ द एनिमी आर्मी वाज अनअवेयर ऑफ देयर सरप्राइज अटैक दे वर श्योर दैट दे कुड डिफीट देम। और यदि दुश्मन की सेना उनके सरप्राइज अटैक को नहीं जान पाती है, वो पता नहीं लगा पाती है कि इस तरह से अटैक होने वाला है, तो निश्चित रूप से वो अपने दुश्मन को हरा देंगे। ये उनकी प्लानिंग है। द सेंटिनल स्लीपिंग नियर द थिकेट वाज अ यंग मैन फ्रॉम वर्जीनिया नेम्ड कार्टर ड्रूस। ये बता रहा है कि ये कार्टर ड्रूस कौन है, उसका थोड़ा सा छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वो सेंटिनल जो प्रहरी था, जो थिकेट झाड़ी के पीछे, जो झाड़ी के पास जो सो रहा था, वो वर्जीनिया से है और नाम है उसका कार्टर ड्रूस। ही वॉज द सन ऑफ अ वेल्दी पेरेंट्स एंड ओनली चाइल्ड। वह एक अमीर माँ बाप का बेटा था, अमीर माँ बाप का, और अपने माँ बाप का वह ओनली चाइल्ड, इकलौती संतान था वो। एंड वॉज ब्रॉट अप इन हाइएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन वेल्थ एज वेल एज टेस्ट दैट माउंटेन कंट्री ऑफ वेस्टर्न वर्जीनिया हैड टू ऑफर। और चूँकि अमीर परिवार का था और इकलौता संतान था, इसलिए जहाँ पे वह रहता था, वर्जीनिया का जो स्टैंडर्ड था जीवन जीने का, उसमें जो सबसे अच्छी सुविधाएं मिली थी उसको, माउंटेन कंट्री ऑफ वेस्ट वर्जीनिया, यानी जो वेस्ट वर्जीनिया का पहाड़ी क्षेत्र में जो भी सबसे अच्छी सुविधाएं थी टेस्ट में और वेल्थ में, वो सारी कुछ उसको मिली हुई थी, यानी कि अच्छे परिवार से होने के कारण सब सारी सुविधाएं उसको बचपन में मिली हुई थी। हिज होम वॉज ओनली अ फ्यू माइल्स फ्रॉम वेयर ही नाउ ले इन हाइडिंग। अभी जहाँ पे वो छुप करके ड्यूटी दे रहा है, वहाँ से कुछ ही मील की दूरी पे उसका घर था अपना। माइल्स मतलब मील कहते हैं हिंदी में, मील में पहले दूरी नापी जाती है जो 1 किलोमीटर से कुछ कम दूरी होती है। वन मॉर्निंग while having breakfast with his father, he rose upon from the breakfast table and said, quietly but gravely। एक दिन जब सुबह अपने फादर के साथ वो नाश्ता कर रहा था, तो बड़ी शांति से लेकिन बड़ी गंभीरता से खड़ा होता है और कहता है अपने फादर से, फादर, आ यूनियन रेजिमेंट हैज़ अराइव्ड एट ग्रेफ्टन, आई एम गोइंग टू ज्वाइन इट। वो बड़ी शांति से लेकिन गंभीरता से कहता है कि फादर, ग्रेफ्टन जो एक जगह का नाम है जो पास में था, ग्रेफ्टन में यूनियन रेजिमेंट पहुंच चुकी है और मैं जा रहा हूं उसको ज्वाइन करने, यानी कि मैं उसकी तरफ से लड़ने जा रहा हूं। द फादर लिफ्टेड हिज हेड। फादर ने अपना सिर उठाया, उसको देखा। लुक्ड एट द सन अ मोमेंट इन साइलेंस। एक क्षण शांति से अपने बेटी को देखते रहे। एंड रिप्लाइड, फिर जवाब दिया, वेल गो एंड व्हाट एवर हैपेंस डू व्हाट यू थिंक इज़ योर ड्यूटी। कहते हैं ठीक है, जा रहे हो तो जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब जा रहे हो लड़ने के लिए, तो वहाँ लड़ाई के मैदान में कुछ भी हो, सामने कोई भी आ जाए, कुछ भी हो, तुम वही करना जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ड्यूटी है, यानी एक सैनिक के रूप में अपना ड्यूटी पूरा करना, अपना फ़र्ज अदा करना। यू आर अ ट्रेटर टू वर्जीनिया। तुम वर्जीनिया के लिए एक धोखेबाज हो, ट्रेटर हो, यानी कि तुम अपने स्टेट के खिलाफ लड़ने जा रहे हो। एंड इट विल गेट ऑन विदाउट यू। और वर्जीनिया तुम्हारे बिना भी अपनी लड़ाई लड़ लेगा। इफ़ वी बोथ आर अलाइव एट द एंड ऑफ द वार वी शैल डिस्कस फर्दर। अगर हम दोनों इस युद्ध के बाद अगर ज़िंदा बचते हैं तो फिर हम लोग आगे बातें करेंगे इस युद्ध के बारे में। योर मदर, एज डॉक्टर हैज़ इन्फॉर्म्ड, इज़ इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। जैसा कि डॉक्टर ने बताया है तुम्हारे माँ के बारे में, उसकी स्थिति बहुत नाजुक है, क्रिटिकल है, नाजुक है। शी विल बी
विथ अस ओनली फॉर अ फ्यू मोर वीक्स, और कुछ और सप्ताह ही बस केवल वो हमारे साथ रह सकती है, यानी कि कुछ ही और सप्ताह उसके ज़िंदा रहने के समय बाकी हैं हमारे साथ। बट दिस टाइम इज़ प्रीसियस, लेकिन जो कुछ भी थोड़ा सा समय बचा है ये बहुत कीमती समय है हमारे लिए। इट वुड बी बेटर नॉट टू डिस्टर्ब हर विद सच न्यूज़, तो अच्छा ये होगा कि इस तरह का न्यूज़ तुम सुनाकर अपनी माँ को डिस्टर्ब मत करना, माँ को परेशान मत करना, यानी कि माँ को इसे मत बताना कि तुम लड़ने जा रहे हो, एक तो दूसरी बात की अपोजिट साइड से लड़ने जा रहे हो, तो ये बात माँ को मत बताना। So Carter rose up, bowing respectfully to his father, who saluted him in return with a painful heart, left his childhood home to join the army. इस तरीके से कार्टर रूस बड़ी सम्मान के साथ झुक करके अपने फादर को वो अभिवादन करता है, उनको विश करता है। उसके फादर भी क्या है कि बदले में उसको सलूट करते हैं, एक सैनिक की तरह सलूट करते हैं, हालांकि पेनफुल हार्ट है, यानी कि बहुत दुखी हैं, लेकिन वो भी एक पूरे सैनिक सम्मान के साथ उसको विदा करते हैं। और इस तरीके से कार्टर रूस अपने बचपन का घर छोड़ करके आर्मी ज्वाइन करने चला जाता है। हिज करेज एंड डिवोशन मेड हिज फेलो सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स लाइक हिम वेरी मच। जिस तरीके से वो जाता है, जब ज्वाइन कर लेता है आर्मी, तो जिस तरीके से का वो साहस दिखाता है और जितना अपना समर्पण दिखाता है, इससे उसके जो साथी सिपाही हैं और जो उसके ऑफिसर्स हैं वो सब बहुत प्रभावित होते हैं। एंड दस ही वॉज सेलेक्टेड टू बी पोस्टेड एट अ वेरी डेंजरस आउटपोस्ट, और इसीलिए इस तरह की ख़तरनाक आउटपोस्ट पे उस समय उसको ड्यूटी दी गई है, जब वो ड्यूटी कर रहा है छिप करके पीछे प्रहरी के रूप में। आउटपोस्ट कहते हैं मेन कैंप से हटकर थोड़ी दूरी पे, जहाँ पे सुरक्षा के लिए या फिर किसी और कारण से एक अलग से चौकी बनाई जाती है, उसका आउटपोस्ट कहते हैं। एंड नाउ टायर्ड फ्रॉम मार्चिंग ही हैड फॉलन asleep on top of a cliff while on his duty। और अब ड्यूटी पे जब वो था, तो चूँकि वो पूरे दिन पूरे रात वो थक कर के आए हुए हैं चलते चलते, इसलिए वो ड्यूटी पे जब था तो वो नींद आ जाती है, उसको सो जाता है। अ गुड एंजल और अ बैड एंजल ही डजंट नो सडनली सिम टू वेक हिम अप फ्रॉम हिज स्लीप। अचानक ऐसा होता है कि अचानक वो जग जाता है, नींद में है, ड्यूटी पे सोया हुआ है, लेकिन अचानक जग जाता है। जगता है तो नहीं समझ में आता कि उसको किसी अच्छे एंजल ने, एंजल का मतलब होता है देवदूत, फरिश्ता, तो किसी अच्छे फरिश्ते ने उसको जगाया या फिर बुरे फरिश्ते ने, पर वो जग गया अचानक। मतलब कहने का है कि पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, पर अचानक वो जग गया। ही क्वाइटली रेज्ड हिज फोरहेड एंड लुक्ड फ्रॉम बिटवीन द थिकेट विथ हिज राइट हैंड रीचिंग फॉर हिज राइफल। और जब जो ही उसकी आँख खुलती है, जगता है, तो वो झाड़ियों के बीच से देखता है सामने की तरफ, अपना सिर उठा करके, और अपना दाहिना हाथ जो राइफ़ल पकड़े हुआ था, सोने में वो छूट गया था, तो अपना दाहिना हाथ बढ़ाता है राइफ़ल पकड़ने के लिए। एट फर्स्ट ही फेल्ट डिलाइटेड टू सी व्हाट लुक्ड लाइक अ स्टैचू ऑफ एन इक्वेस्ट्रियन ऑन टॉप ऑफ द क्लिफ रॉक अपोजिट टू हिज। जब वो देखता है झाड़ियों के बीच से, तो पहले जो दृश्य उसको दिखाई देता है वो देख करके वो खुश होता है, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वो लग रहा है कि सामने वाली पहाड़ी के ऊपर एक इक्वेस्ट्रियन कहते हैं घोड़े पे बैठे हुए आदमी, घुड़सवार को, तो वो लगता है कि सामने वाली पहाड़ी पे एक घुड़सवार की स्टैचू, मूर्ति बनी हुई है। जब वो जगता है और देखता है तो लगता है कि जो सामने वाली पहाड़ी है उसके ऊपर जो चट्टान समतल से रखी है, उस चट्टान के ऊपर एक घोड़े पे बैठे हुए आदमी की मूर्ति बनी हुई है। It was outlined against the sky like a sculpture carved out of marble। ऐसा लग रहा था कि आकाश में कोई चित्र उकेर दिया गया हो, आकाश में कोई चित्र बना दिया गया हो, और वो जो घोड़ा पे बैठा हुआ आदमी दिख रहा था, वो लग रहा था कि संगमरमर की मूर्ति बनी हुई है। द फेस ऑफ द राइडर वॉज टर्न्ड अवे
जो घोड़ा पे बैठा हुआ व्यक्ति था उसका चेहरा जो था वो दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था। So he could see only his temple and beard. उसका चेहरा चूँकि दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था इसलिए वो केवल उसकी टेम्पल माने होता है कनपट्टी, कान के पास का जो जो हमारा होता है, ये साइड से देखेंगे तो कान दिखेगा और साइड का दिखेगा, तो वो दिख रहा है उसको, और उसकी दाढ़ी दिख रही है। यानी कार्टर ड्रूस अगर देख रहा है जिस तरफ से, उस तरफ उसका चेहरा नहीं है, दूसरी तरफ मुड़ा हुआ है। यानी ऐसे एक्चुअली नीचे इसका फोटोग्राफ दिया हुआ है, देख लेते हैं वहीं पे। ये जो सामने से इसका जो चेहरा दिख रहा है ये ऐसे, तो ये अभी ऐसे सामने दिख रहा है पर ये ऐसा नहीं होगा, ये उधर की तरफ मुड़ा होगा इसका चेहरा ऐसे, और ये सामने से इधर को देख रहा है। ठीक है, तो ये जो इसका जो ये कान वाला पोर्शन है ये, और इसकी दाढ़ी दिखेगी। ठीक है, वापस आते हैं हम लोग उस जगह पे जहाँ पढ़ रहे थे। The rider was looking downward at the bottom of the valley. आगे क्या है कि जो राइडर था यानी जो घुड़सवार है उसका चेहरा नीचे की तरफ है, वैली को देख रहा है नीचे, बॉटम ऑफ द वैली यानी कि जो घाटी है उसके नीचे तलहटी को देख रहा है। ही वॉज वेयरिंग द यूनिफॉर्म ऑफ द एनिमी आर्मी, वह दुश्मन की आर्मी का यूनिफॉर्म पहने हुए है। विच मेड इट क्लियर दैट दे वर समवेयर नियर बाई, जिससे ये बात स्पष्ट हो रही थी कि उसके दुश्मन की जो सेना है वो भी आस ही पास कहीं है। For an instant, Druce had a strange feeling that he had slept to the end of the war, and what he saw was the statue erected to honor those who had died in war fighting for the country. For an instant, कुछ क्षण के लिए ड्रूस को ऐसा लगा, बड़ी विचित्र सी फीलिंग आई, और ऐसा लगा कि जैसे युद्ध ख़त्म हो गया हो और वो युद्ध के अंतिम समय में सोया था, और अभी जब जगा है तो ये देख रहा है कि युद्ध में जो लोग मारे गए हैं उनकी याद में ये एक मूर्ति बनाई है घोड़े पे बैठे हुए व्यक्ति की। बट सून ही सा अ स्लाइट मूवमेंट, लेकिन जल्दी ही सब सोच रहा था तभी उसको थोड़ा सा मूवमेंट दिखाई दिया, हिलना डुलना समझ में आया। द हार्स विदाउट मूविंग इट्स फीट ड्रिव हिज बॉडी बैकवर्ड। मूवमेंट क्या था कि जो घोड़ा था अपना बिना पैर अपनी जगह से हटाए हुए सिर्फ अपने शरीर को पीछे की तरफ खींचा। द मैन रिमेंड इमोबाइल एज बिफोर, और उस बैठा हुआ आदमी था वो पहले की तरह अभी भी बिल्कुल इमोबाइल था, यानी कि बिना हिला डुले अभी भी बैठा हुआ था। Fully awake and alert, Druce now took his rifle and was searching for a position to point at it and at the horseman's chest. अब जब वो घोड़ा हिला तो ये क्लियर हो गया कि ये दुश्मन सेना का एक सिपाही है। तो अब ड्रूस जो था वो अपना राइफ़ल उठाया और एक जगह देखने लगा कि कहाँ से निशाना लगाया जाए ताकि उस घोड़े पर बैठे हुए आदमी के सिर एकदम जाके उसके छाती पे ही गोली लगे। As he was about to touch the trigger, the horseman turned his head and looked in the direction of Druce. जो ही कार्टर ड्रूस ट्रिगर दबाने ही वाला था यानी फायर करने ही वाला था, तभी जो वो घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति था अपना चेहरा दूसरी तरफ से घुमा करके ड्रूस की तरफ मोड़ देता है। यानी पहले मान लो उसका चेहरा इधर को था तो इधर से घुमा करके इधर को कर देता है, सीधे ड्रूस की तरफ कर देता है। He seemed to look into Druce's very face, into his eyes, into his brave, compassionate heart.
अब वो ऐसा जब चेहरा घुमाया तो ऐसा लग रहा है ड्रूस को कि वो एकदम मेरी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है, मेरे चेहरे को देख रहा है, मेरे बहादुर इस और कंपैशनेट हार्ट, मेरा बहादुर लेकिन जो दया से भरा हुआ दिल है, मेरे सिर्फ दिल के अंदर झांक रहा है, ऐसा वो देख रहा है। इस तरीके से ड्रूस को लग रहा है। कार्टर ड्रूस ग्रीव पेल, हिज हैंड फेल अवे फ्रॉम हिज वेपन। कार्टर ड्रूस जब उस व्यक्ति को देखता है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, उसके हाथ से जो वेपन है, राइफल है, वो छूट जाता है। एंड हिज हेड स्लोली ड्रॉप्ड अंटिल हिज फेस टच द लीव्स ऑन विच ही ले फ्लैट। और उसका चेहरा ऊपर जो उठा हुआ था निशाना लगाने के लिए, वो नीचे गिरता चला जाता है और तब तक नीचे जाता है जब तक कि ज़मीन, पत्तियाँ जो नीचे पड़ी हुई हैं उसको जाकर टच नहीं कर लेता, यानी कि पूरा उसका सिर ज़मीन पे चला जाता है। दिस ब्रेव सोल्जर वॉज अबाउट टू फेंट फ्रॉम टू मच इमोशन। अब उस आदमी को देख करके इतना इमोशनल हो जाता है ये, जैसा लगता है कि वो बेहोश हो जाएगा। दिस लास्टेड ओनली फॉर अ मोमेंट। ये केवल एक क्षण के लिए ऐसा हुआ, यानी कि एक क्षण के लिए वो इतना इमोशनल हो गया कि लगा कि उसे वो बेहोश हो जाएगा। द नेक्स्ट मोमेंट ही रेज्ड हिज फेस, his hands placed again on the rifle, his forefinger on the trigger, mind, heart and eyes were clear। लेकिन एक क्षण के लिए वो इमोशनल हो जाता है, फिर अगले ही क्षण वो अपने को संभालता है और फिर से अपना सिर उठाता है, चेहरा उठाता है, हाथ फिर से राइफ़ल पे पहुंचता है, यानी कि फिर से अपने हाथ में राइफ़ल उठाता है, अपनी 4 फिंगर यानी जो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर है उसको ट्रिगर पे रखता है। माइंड, हार्ट एंड आइज़ वर क्लियर। अब उसके दिमाग में, दिल में और उसकी आंखें बिल्कुल क्लियर थी, यानी कि दिमाग में, दिल में डिसीजन क्लियर था उसे क्या करना है। आंखें उसकी सही जगह पे थी जहाँ पे उसे वो करना था काम। ही टोल्ड हिमसेल्फ दैट ही इज़ ओनली डूइंग द ड्यूटीज़ ऑफ अ सोल्जर। फिर उसने अपने आप को ये समझाया बोल करके कि वो सिर्फ एक सैनिक का फ़र्ज़ निभा रहा है, जो युद्ध के दौरान सैनिक का फ़र्ज़ होता है। और फिर उसने अपने आप को समझाया कि किल द एनिमी विदाउट अ सेकेंड थाट। दुश्मन को बिना एक सेकंड भी सोचे सीधे मार दो, सोचो मत कि किसको मार रहे हो। सो ही पॉइंटेड द राइफल बट दिस टाइम इट वॉजंट एम्ड एट द राइडर बट एट द हॉर्स। उसने डिसाइड किया कि दुश्मन को मार दो बिना सोचे हुए। उसने फिर से राइफ़ल उठाया, निशाना लगाया, लेकिन इस बार जो निशाना था वो घोड़े पे बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर नहीं था, बल्कि घोड़े के ऊपर था। घोड़े पे निशाना लगाया। सडनली हिज फादर्स वर्ड्स रैंग इन हिज मेमोरी। और इस समय जब वो गोली चलाने जा रहा था तो अचानक जो अपने पिता से वो आज्ञा लेकर विदा हो रहा था, तो उस समय की बातें उसके दिमाग में आ गई, जब उसके पिता ने उससे कहा था, वेल गो एंड वट एवर हैपन्स डू व्हाट यू थिंक इज़ योर ड्यूटी। उसके पिता ने कहा था कि जाओ और जो कुछ भी हो बस अपना फ़र्ज़ निभाना, अपने सैनिक होने का कर्तव्य निभाना। ड्रूस स्टार्टेड फीलिंग काम एंड हिज ब्रीदिंग बिकम रेगुलर एंड स्लो। अब जब ड्रूस को अपने फादर की बात याद आई तो और ज़्यादा वो शांत हो गया और उसकी जो सांसें तेज़ तेज़ चल रही थी वो धीमी और रेगुलर हो गई, जिस तरह से नॉर्मल सांस चलती है वैसी हो गई। एंड देन ही फायर्ड। और फिर क्या किया कि उसने गोली चला दी। अब गोली चलाई तो क्या हुआ देखिए। अराउंड दिस टाइम एन ऑफिसर ऑफ फेडरल फोर्स हु वांटेड टू एक्सप्लोर द वैली वेयर दे वेयर हाइडिंग took a scout to the small open space at foot of the cliff। उसी समय क्या हुआ कि फेडरल आर्मी यानी कि इनके अपोजिट जो सेना थी उसकी, एक्चुअली ये जो था वो यूनियन का था और जो इसके अपोजिट वाले थे वो फेडरल वाले थे, लेकिन कई बार ये लिखने में इसमें मिसप्रिंटिंग हो गई है, जो भी हुई है तो थोड़ी सी परेशानी है, पर आप लोग सीधे समझते रहिए कि ये जो ड्रूस था वो यूनियन आर्मी का था और इसके जो अपोजिट वाले थे वो फेडरल वाले थे। तो जब ये गोली चलाया उसी समय क्या हुआ कि इसके अपोजिट आर्मी का एक ऑफिसर था फेडरल फोर्स का, जो
जहाँ पे वो वैली थी यानी सब सामने वाली, जैसे ये एक पहाड़ी थी जिस पे ये एक पहाड़ी थी जिस पे कि ड्रूज़ था, और दूसरी वाली पहाड़ी थी जहाँ पे दुश्मन वाले थे। तो जो दुश्मन की आर्मी थी वो इधर मान लो थी, तो इसके आसपास वो पहाड़ी के आसपास वो घूम रहा था देखने के लिए कि यहाँ का एरिया कैसा हो, स्काउट ले रहा था। स्काउट का मतलब होता है कि जब कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्ति जाने वाला हो या कुछ होने वाला हो तो एक दो सिपाही जा कर के घूमते हैं, देखते हैं वहाँ कोई का रास्ता कैसा है, कोई खतरा तो नहीं है, क्या है, स्थितियाँ कैसी हैं। तो वो ऑफिसर जो था वो स्काउट ले रहा था वहाँ पे। एक्सप्लोर द वैली वेयर दे वेर हाइडिंग, टुक अ स्काउट टू द स्मॉल ओपन स्पेस एट फुट ऑफ द क्लिफ। ये पहाड़ी है तो इसके नीचे जो ये एरिया होता है इसको फुट ऑफ द क्लिफ कहते हैं, इस वाले एरिया को। तो उस एरिया को वो देख रहा था, समझ रहा था कि यहाँ पे क्या है, कैसे है। एट ए स्टोन्स थ्रो, एक फ्रेज है स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब होता है थोड़ी सी दूरी पे। अराउंड अ क्वार्टर माइल फ्रॉम वेयर ही वॉज हाइडिंग, स्टैंडिंग, यानी जहाँ पे वो खड़ा था, यानी ऑफिसर जो स्काउट पे निकला था वो ऑफिसर जहाँ पे खड़ा था वहाँ से थोड़ी सी दूरी पे, वो कितना दूरी थी, अ क्वार्टर माइल, 1 मील की 1/4 दूरी। स्टूड द क्लिफ विद द गिगेंटिक रॉक ऑन टॉप ऑफ इट, यानी जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ से थोड़ी सी दूरी पे एक जो दूसरा वाला चट्टान था, दूसरा वाला पहाड़ी थी वो खड़ी थी जिसके ऊपर वो बड़ा सा चट्टान था और इस पर घुड़सवार वो दिख रहा था। द रॉक वॉज सो हाई दैट ही फेल्ट गिड्डी टू लुक एट इट्स एज। कह कुछ चट्टान उस ऑफिसर को इतनी ऊंची लग रही थी कि उसको देख करके उसे चक्कर आ रहे थे। विच मेड अ रग लाइन अगेंस्ट द स्काई, और जो ये पहाड़ी थी वो ऐसे कटी फटी थी ऐसे, तो ये ऊंचा भी था और ये कटा फटा था, रग्ड था, तो इसको देख करके वो चक्कर आ रहा था, उसको चक्कर जैसा हो रहा था कह सकते हो। एज ही वॉज लिफ्टिंग हिज आइज टू द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द रॉक ही सॉ एन एस्टोनिशिंग साइट। जब वो अपना सिर उठाता है यानी नज़र उठा के ऊपर उसके सबसे ऊंचे वाले पोजीशन पे, हाईएस्ट पॉइंट पे देखता है तो उसको बड़ा एक आश्चर्य करने वाला दृश्य दिखता है। अ मैन ऑन हॉर्स बाइक राइडिंग डाउन इनटू द वैली थ्रू द एयर। वो देखता है कि एक घोड़े पे बैठा हुआ व्यक्ति हवा में ऐसे राइड कर रहा है, यानी कि हवा में अपने घोड़े चला रहा है, क्योंकि वो गोली उसको लग चुकी थी घोड़े को, तो घोड़ा नीचे की तरफ गिर रहा था, तो उसे लगता है कि हवा में कोई घोड़ा जो है वो चल रहा है। द राइडर वॉज सिटिंग upright on horse in military style and was holding onto the rein strongly। और उस पे जो बैठा हुआ व्यक्ति था वह बिल्कुल सीधे तन करके, एक जैसे कि एक सैनिक बैठता है घोड़े पे उस तरह से बैठा हुआ था, और घोड़े की रेन यानी लगाम कहते हैं, घोड़े को की रेन हिंदी में लगाम कहते हैं, लगाम को मजबूती से पकड़े हुए था। फ्रॉम हिज बेयर हेड हिज लॉन्ग हेयर स्ट्रीम्ड अपवर्ड वेविंग लाइक अ प्लूम। उसका सिर जो कि खुला था, कोई टोपी कोई पगड़ी नहीं थी, तो उसके बाल जो थे वो पीछे की तरफ ऐसे उड़ रहे थे जैसे कि कोई प्लूम हो, यानी कि पंख वगैरह, जैसे कि टोपी वगैरह में पहले पंख लगाते थे, वो एक सम्मान का और सुंदरता का प्रतीक होता था। तो ये कह रहे हैं कि ये जो बाल देखो ये उड़ रहा है, फिगर में दिख रहा है, इसको पीछे की तरफ ऐसे उड़ रहा है, तो कह रहे हैं कि पंख की तरह, प्लूम की तरह लग रहा है। हिज हैंड्स वेयर हिडन बाय द हॉर्सेज लिफ्टेड मेन, और उसका जो हाथ था वो घोड़े की गर्दन की बाल में छुपा हुआ था। देखो मेन, ये जो मेन है, एम यानी मेन का मतलब होता है घोड़े या शेर के गर्दन की बाल, उसको कहते हैं एम यानी मेन। तो ये जो बाल दिख रही है गर्दन में, इसका ये हाथ जो है इसमें छुपा हुआ है।
यहाँ से फिर से देख लेते हैं। His hands were hidden by the horse's lifted mane। जो उस आदमी का हाथ था वो घोड़े के गर्दन की उठी हुई बाल में छुपा हुआ था। The horse moved as if it was wildly galloping। और घोड़ा ऐसे चल रहा था जैसे लग रहा हो कि बड़ी तेज़ गति से गैलोपिंग, यानी कि दोनों पैर तेज़ तेज़ से उठा उठा के कूदते हुए दौड़ रहा हो। But as the officer was still looking at it, it seemed to stop galloping, and all the legs were thrown sharply forward, as in the act of alighting from a leap। अभी भी जो घोड़ा तेज़ी से दौड़ रहा है ऐसा ऑफिसर को लग रहा है, और ऑफिसर अभी भी उसको देख रहा है। फिर देखते देखते उसको ऐसा लगता है कि घोड़ा जो है वो गैलोप करना, यानी कि जो दो दो पैर उठा करके एक साथ जो दौड़ना होता है, तरीका होता है दौड़ने का, उसको उस तरह से दौड़ना बंद कर देता है। बल्कि क्या करता है कि अब चारों पैर एक साथ आगे की तरफ फेंकता है और फिर नीचे उतरता है, जैसे कि वो उछल रहा हो, ऊपर से नीचे उछल गया हो। बट दिस वॉज अ फ्लाइट। लेकिन इस तो क्या थी, एक उड़ान थी, यानी कि ऊपर से वो सीधे नीचे गिर रहा था उड़ते हुए। ये ऑफिसर नीचे से देख रहा है, ये घोड़ा ऊपर से गिर रहा है आकाश में। Filled with amazement and terror by this apparition of a horseman in the sky, the officer was overcome by the intensity of his emotions. His legs failed him and he fell। इस तरीके का आश्चर्यजनक दृश्य जब उसने देखा कि आकाश में से कोई घुड़सवार ऐसे नीचे उतर रहा हो, तो उसको लगा कि एक ऑपरेशन है, नहीं कोई भूत प्रेत वाली घटना है, ये रियलिटी नहीं है। और ये देख करके इतना ज़्यादा वो इमोशनल हो गया, यानी इतना ज़्यादा वो डर गया कि अपने को संभाल नहीं पाया, उसके पैर जो है वो खड़े नहीं रह सके और वो गिर गया नीचे। Almost at the same instant he heard a crashing sound in the trees, a sound that died without an echo, and all was still। और तभी जब वो गिरा नीचे, वो ऑफिसर गिरा ज़मीन पे, उसी समय लगभग उसने सुना कि पेड़ों के बीच में कुछ गिरने की आवाज़ आती है, और वो आवाज़ बिना कोई इको पैदा किए, यानी कि बिना प्रतिध्वनि आए, एक आवाज़ टकरा करके फिर सुनाई देती है, पर ऐसा कुछ वहाँ नहीं था। तो बिना इको के एक बार गिरने की आवाज़ आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। द ऑफिसर रोज टू हिज फीट ट्रेम्बलिंग। वो ऑफिसर फिर से अपने पैरों पे खड़ा होता है कांपते हुए। पुलिंग हिमसेल्फ टुगेदर, और फिर से अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा करते हुए, ही रैन अवे फ्रॉम द क्लिफ टू अ पॉइंट डिस्टेंट फ्रॉम इट्स फूट। और वहाँ से अपनी पूरी शक्ति उठा करके जहाँ पे वो था पहाड़ी के नज़दीक, वहाँ से दूर भागता है। देयर ही एक्सपेक्टेड टू फाइंड द मैन हु हैड फॉलन फ्रॉम द एज ऑफ द रॉक। और दूर भागता है और इस उम्मीद के साथ भागता है कि जब यहाँ से मैं दूर जाऊँगा तो वो घोड़ा और घुड़सवार जो गिरे हैं ऊपर से, वहाँ दूर हमको मिलेंगे। बट ही कुड नॉट। लेकिन वहाँ जब जाता है दूर तो उसे वो घोड़ा और घुड़सवार नहीं मिल पाते हैं। ही वॉज स्टिल रिप्लाइंग द फॉल इन हिज माइंड एंड थिंकिंग अबाउट द ग्रेस एंड एज विथ विच द हॉर्स एंड द राइडर फेल फ्रॉम द स्काई। और जब वहाँ उसको दूर जा कर के पहाड़ी से घोड़ा और घुड़सवार वापस उसको नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पे वो खड़े होकर के फिर से अपनी दिमाग में उस गिरने की स्थिति को दोबारा जो है रिपीट करता है कि वहाँ से गिरा, ऐसे ऐसे गिरा तो यहाँ आना चाहिए, इस तरीके से सोच रहा है। दैट ही फॉरगॉट दैट ही कुड फाइंड देम एट द वेरी फुट ऑफ द क्लिफ, नॉट अवे फ्रॉम द क्लिफ। और वो ये भूल जाता है कि घुड़सवार जो गिरा था ऊपर से, वो पहाड़ी के नज़दीक उसको मिलेगा, पहाड़ी से दूर नहीं मिलेगा। अनेबल टू फाइंड देम हाफ आवर लेटर ही रिटर्न टू द कैंप। और जब उनको वो घोड़ा और घुड़सवार नहीं मिलते हैं तो आधे घंटे बाद वो फिर वापस अपने कैंप को लौट जाता है। दिस ऑफिसर वॉज अ वाइज मैन, ही न्यू बेटर देन टू टेल एन इनक्रेडिबल ट्रूथ। जो ऑफिसर उस घोड़े को
और घुड़सवार को गिरते हुए देखा था। वह एक चतुर व्यक्ति था, यानी कि समझदार था, चालाक व्यक्ति था, और वो जानता था कि एक ऐसा सच जिस पे लोगों को यकीन ना हो उसे दूसरों को बताना ये अच्छा नहीं है, बेवकूफ़ी होगी। He said nothing to what he had seen. जो कुछ भी उसने देखा था उसके बारे में उसने कुछ भी किसी को नहीं बताया। But when the commander asked him if in his scout he had learnt anything of advantage to the expedition, he answered. लेकिन जब उसके ऑफिसर ने, जो उससे सीनियर था ऑफिसर, उसने पूछा कि जब वो अपने एक्सपीडिशन पे था, यानी अपने अभियान पे था, यानी अपने स्काउट पे था, या ऐसे कह सकते हैं जब अपने स्काउट पे था, तो जो हमारा अभियान है उसमें फ़ायदा पहुंचाने लायक, उसमें लाभ पहुंचाने लायक कुछ उसको मिला। ही आंसर, तो जवाब देता है, यस सर, देर इज़ नो रोड लीडिंग डाउन इन दिस वैली फ्रॉम साउथवर्ड। तो कहता है कि हाँ सर, इस घाटी से दक्षिण दिशा में जाने वाली कोई रोड नहीं दिखी, कोई सड़क नहीं दिखी। द कमांडर नोइंग बेटर स्माइल्ड। वो कमांडर जो कि इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को समझता था, वो मुस्कुराता है इसकी बात को सुन करके। आफ्टर फायरिंग हिज शॉट, प्राइवेट कार्टर ड्रूस रीलोडेड हिज राइफल एंड रिज्यूम्ड हिज वॉच। गोली चलाने के बाद, और कार्टर ड्रूस प्राइवेट मतलब कि एक नॉर्मल सैनिक है, कोई उसके पास बड़ा पद नहीं है, उसको प्राइवेट कहते हैं। तो कार्टर ड्रूस जो एक नॉर्मल सा सैनिक है, वो अपने फिर से राइफ़ल को लोड करता है, राइफ़ल में अपनी गोली भरता है, एंड रिज्यूम्ड हिज वॉच, और फिर से अपनी पहरेदारी शुरू कर देता है। 10 minutes had hardly passed when a federal sergeant crept cautiously to him on hand and knees. लगभग 10 मिनट बीते होंगे कि फेडरल कैनिक उसकी तरफ का एक सार्जेंट एक सेना में पद होता है, छोटा ऑफिसर होता है, वो पहुंचता है उसके पास अपने घुटनों और हाथ के बल चल करके। ड्रूस नाइदर टर्न हिज हेड नॉर लुक्ड एट हिम। उसके आने की आहट सुन करके भी ड्रूस ना तो अपना सिर उसकी तरफ घुमाता है और ना ही उसकी तरफ देखता है, बट ले विदाउट मोशन एंड शोड नो साइन ऑफ रिकग्निशन। बल्कि बिना हिले डुले चुपचाप वैसे का वैसे पड़ा रहता है, जैसे उसके आने की खबर ही उसको न लगी हो। डिड यू फायर? द सर्जेंट विस्पर्ड। अब वो सर्जेंट उसके पास पहुंचता है तो धीरे से पूछता है, क्या तुमने गोली चलाई? तो बोलता है कि यस, हाँ मैंने गोली चलाई। एट व्हाट? तो पूछता है सर्जेंट कि किस चीज़ पे गोली चलाई तुमने, किसके ऊपर गोली चलाई? तो बोलता है, अ हार्स, एक घोड़े पे गोली चलाई थी, यानी घोड़े को गोली मारा था। इट वॉज स्टैंडिंग ऑन योंडर रॉक, और बताते ही घोड़े पे गोली चलाई जो सामने वाले दूर की पहाड़ी पे वो घोड़ा खड़ा था। प्रेटी फार आउट, अच्छा खासा दूरी पे था। यू सी इट इज़ नो लॉन्गर देयर, कह रहे कि देख रहे हो अब वहाँ घोड़ा कोई नहीं है। इट वेंट ओवर द क्लिफ, रिप्लाइड ड्रूस। ड्रूस कहता है कि वहाँ पर आप देख सकते हो तुम, कोई घोड़ा नहीं है, ये पहाड़ी के उस पार उधर जा कर के गिर गया है घोड़ा। ड्रूस फेस वॉज वाइट, ड्रूस का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। बट ही शोड नो अदर साइन ऑफ इमोशन, लेकिन चेहरा सफ़ेद पड़ने के अलावा और कोई इमोशनल होने का कोई संकेत उसके चेहरे पे, उसके शरीर पे नहीं दिख रहा था। हैविंग आंसर्ड ही टर्न अवे हिज आइज एंड सेड नो मोर। इतना कहने के बाद उसने अपनी आंखें, अपने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और फिर और कुछ नहीं बोला। द सर्जेंट डिड नॉट अंडरस्टैंड। जो सर्जेंट आया था उसे पूछने के लिए, वो बात को समझ नहीं पाया कि क्या मामला क्या है, ये घोड़े को क्यों मारेगा, घोड़ा क्या करेगा, मारना तो आदमी को चाहिए। तो वो सर्जेंट फिर से पूछता है उससे, सी हियर ड्रूस, ही सेड आफ्टर अ मोमेंट साइलेंस। एक क्षण शांत रहने के बाद जो ऑफिसर है वो फिर से पूछता है उससे कि ड्रूस देखो, इट इज़ नो यूज़ मेकिंग अ मिस्ट्री। इस तरीके से गोल मटोल रहस्यमय तरीके से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई आर्डर यू टू रिपोर्ट।
मैं तुमको आदेश देता हूँ कि तुम रिपोर्ट करो, यानी कि पूरी बात अपनी क्लियर बताओ। वाज देयर एनीबडी ऑन द हॉर्स? और फिर पूछता है कि क्या घोड़े पे कोई आदमी भी बैठा हुआ था? तो ड्रूस बोलता है कि यस, हाँ। वेल, फिर कहता है कि अच्छा, फिर कौन था घोड़े पे? तो ड्रूस जवाब देता है माई फादर, मेरे पिता। ये इसीलिए कहानी लिखी गई है। बोलता है कि मेरे पिता थे उस घोड़े पे। द सर्जेंट रोज टू हिज फीट एंड वॉकड अवे। अभी वो अपने पैरों पे खड़ा होके वापस चला जाता है। आया था अपने घुटनों और हाथ के बल पे, लेकिन अब जब बोलता है कि अपने फादर को जब उसने गोली मारी है, तो फिर वो नॉर्मली खड़ा होता है और वापस जाता है और कहता है गुड गॉड ही सेड, और कहता है गुड गॉड, हे भगवान। आश्चर्य उसको भी होता है और वो चला जाता है। ये रही पूरी स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।